Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidanin and today we are going to study about hydrogen emission spectrum. जैसे कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको मैंने बताया था स्टूडेंट्स के हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और वो जो लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये एक एटम है और एटम से जो स्पेक्ट्रम एमिट होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होता है। और ये डिपेंड ये नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द गैसेस और इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके एक ही प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर इसका मौजूद होता है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम कि आपका स्पेक्ट्रम होगा या नहीं होगा। इट डिपेंड अपॉन द एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो बेशक इसके पास हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, लेकिन चूंकि इसके पास नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर भी जा सकता है अब्जॉर्प्शन के दौरान और फिर इमिशन स्पेक्ट्रम के दौरान वो आपको स्पेक्ट्रम इमिट करके देता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो क्या करता है, वो इमिशन स्पेक्ट्रम देता है आपको, ठीक है। तो वो जो स्पेक्ट्रम है और वो नंबर ऑफ शेल्स, अब उसमें चूंकि नंबर ऑफ शेल्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट शेल है KLMN, जितने भी आपके पास शेल्स हैं, तो वो जिस शेल से भी दूसरे शेल में ऊपर से नीचे जब भी आएगा हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो वो कोई ना कोई स्पेक्ट्रम इमिट करेगा, इमिशन करेगा, ठीक है। तो वो हमने आज उसका देखना है कि हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। द रिजल्ट्स डिराइव्ड अबव फॉर द एनर्जी लेवल्स अलोंग विद द पोस्टुलेट 3 कैन बी यूज्ड टू डिराइव एट द एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और वो जो एक्सप्रेशन जिसकी ये बात कर रहे हैं कि वो जो आप वेवलेंथ की फॉर्म में 1/λ की फॉर्म में, वो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिससे आप लेमन सीरीज भी निकाल सकते हैं, बाल्मर सीरीज भी निकाल सकते हैं, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पॉइंट सीरीज, वो तमाम सीरीज उस जनरल फार्मूला ऑफ द वेवलेंथ जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट N with energy E and makes a transition to the lower energy state P with energy EP, ठीक है। यानी एनर्जी En है, हाई एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो En, इट मीन्स En इज ग्रेटर देन EP, EP इज द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है लोअर एनर्जी स्टेट की, और En इज द एनर्जी ऑफ द हायर स्टेट। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन एटम है, इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है, ठीक है, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना सेंटर में, और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक उसकी लोअर एनर्जी स्टेट आप बना सकते हैं, उसका एनर्जी लेवल, और एक आप उसका हाई एनर्जी लेवल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी लेवल जो है वो आपका, उसको आप कह सकते हैं कि वो उसकी एनर्जी है En और लोअर एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी है EP। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम दिस हाई एनर्जी लेवल, यहाँ से En से EP की तरफ जब आएगा तब वो कोई ना कोई स्पेक्ट्रम आपको इमिट करके देगा, ठीक है। और वो जो इमिशन स्पेक्ट्रम यानी डी एक्साइटेशन के दौरान फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू द लो एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन उसकी होगी और डी एक्साइट करेगा फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट En से लो एनर्जी स्टेट EP की तरफ, तो तब क्या होगा, वो कोई ना कोई स्पेक्ट्रम इमिट करेगा। वो जो इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम उसकी बात कर रहे हैं और उसकी हम रिलेशन डिराइव करने लगे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। आपने ये चीज़ पढ़ी थी, थर्ड पोस्टुलेट में बोहर एटॉमिक मॉडल के ये बताया था उन्होंने कि जो टोटल एनर्जी होती है HF अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स असम्पशन, वो जो आपकी टोटल एनर्जी है HF दैट इज इक्वल टू द हाई एनर्जी स्टेट, एनर्जी ऑफ द हायर स्टेट En माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर स्टेट EP, ठीक है। चूंकि आपका हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी जो है वो ग्रेटर है EP से, तो आप इसे En माइनस EP इस तरह करके लिख सकते हैं। दिस इज जो है ये दिस इज वी हैव रिटन विद द हेल्प ऑफ थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये हमने उसका थर्ड पोस्टुलेट कंसीडर किया। आपने सारा पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल भी पढ़ा हुआ ऑलरेडी, और उसकी क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जीज के बारे में भी कल हमने पढ़ा था। तो उसी के थर्ड पोस्टुलेट से हमने ये रिलेशन लिखी है। अब इस रिलेशन में En और EP की वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं जो आपने कल क्वांटाइज्ड एनर्जी की, जो लास्ट लेक्चर में आपने क्वांटाइज्ड एनर्जी की बात की थी, ये देखें, ये रिलेशन आपने निकाली थी कि En इज इक्वल टू माइनस E0/n², ठीक है। इस रिलेशन को अब हम यूज़ करेंगे। इस रिलेशन को आप एक दफ़ा En के लिए तो लिख सकते हैं -E0/n², और इसी तरह इसको आप EP यानी लोअर एनर्जी स्टेट के लिए भी लिख सकते हैं कि EP इज इक्वल टू -E0/p², ठीक है। तो इस रिलेशन को आप दो दफ़ा लिखेंगे। ये क्वांटाइज्ड जो आपने एनर्जी के निकाली थी इक्वेशन 20.16, इसको आप एक दफ़ा हाई एनर्जी स्टेट के लिए लिखेंगे और एक दफ़ा आप इसको लो एनर्जी स्टेट के लिए लिखेंगे।
तो जब आप इसको इधर राइट डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या किया कि En की जगह माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर और Ep जो है उसकी जगह आप लिख रहे हैं माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। आपको पता है ई नॉट जो है वो सबसे पहले जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी फर्स्ट ऑर्बिट की वो थी, ठीक है। तो वो ई नॉट थी जो आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट की थी लास्ट लेक्चर में, और माइनस साइन जो है वो उसकी वो साथ आ रहा था उसके, वो आपने कल देखा था सारा कि वो क्यों आ रहा था साथ, ठीक है। तो सो दिस इज ये दो रिलेशन अब आपने लिख ली En की जगह और EP की जगह। इन दोनों रिलेशंस को अब अगर आप इधर पुट करें इस अपनी जनरल रिलेशन में, सो यू कैन राइट HF इज इक्वल टू, यहाँ से आप En की वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। आप इसके ऊपर चाहें तो एक और स्टेप कर सकते हैं। वो एक और स्टेप आप कैसे करेंगे कि HF इज इक्वल टू En की वैल्यू पहले डालेंगे माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर, और इसके बीच में माइनस साइन भी है तो ये माइनस साइन इसको ऐसे रहने देंगे, और EP की वैल्यू डालेंगे माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। ये डालने के बाद, ठीक है, तो हमने ये इस रिलेशन में En की वैल्यू भी डाली माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर, और ये बीच वाला इनका माइनस है, और उसके बाद ये माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वेयर। अब इन दोनों में से ये जो माइनस ई नॉट दोनों में आ रहा है इसको आप कॉमन ले सकते हैं बाहर। सो HF शुड बी इक्वल टू माइनस ई नॉट जो इन दोनों टर्म्स में आ रहा है उसको आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 ओवर एन स्क्वेयर, और ये सेंटर वाला माइनस तो इनका रहेगा ना बीच में, सो 1 ओवर एन स्क्वेयर एंड माइनस 1 ओवर पी स्क्वेयर, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। HF अगर आप माइनस ई नॉट दोनों में से कॉमन ले लें तो माइनस ई नॉट के बाद ये रह जाएगा 1 ओवर एन स्क्वेयर माइनस 1 ओवर पी स्क्वेयर। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आप वेव इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फ्रॉम वेव इक्वेशन क्या होती थी, V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये होती थी आपकी वेव इक्वेशन, आपने पहले भी पढ़ी है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। V की जगह यहाँ स्पीड ऑफ लाइट c यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे आप स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करते हैं रेदर देन V, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया F इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। ये चीज़ अब आप इधर पुट करेंगे F की जगह, ये मैंने यहाँ पे डाल के दिखाई है आपको। सो दिस इज H, और F की जगह आप क्या डाल रहे हैं सी ओवर लेमडा इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है इसका आप इसे अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आ जाएगा और ये इसमें क्या आ जाएगा, इसके साथ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। और ये जो अब HC जो उधर न्यूमिनेटर में आ रहा है इक्वल की सेकंड साइड पे, वो इस तरफ आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर HC इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से ये जो रिलेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमने कैलकुलेट की है, ये हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की ये यही रिलेशन है जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर HC इंटू 1 ओवर पी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर। नो दिस ई नॉट ओवर HC इज अ कांस्टेंट फैक्टर, क्योंकि ई नॉट भी आपने कल देखा था ये कांस्टेंट एनर्जी थी, और ये कांस्टेंट एनर्जी क्या थी, ये कांस्टेंट एनर्जी थी आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये ई नॉट आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी। कांस्टेंट एनर्जी जो आपने निकाली थी कांस्टेंट्स की मदद से वो आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। उसके बाद H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, और C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ये तीनों वैल्यूज़ अगर आपको पता हो तो आप इधर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप एवेल्यूएट कर सकते हैं जो कि ये आनी चाहिए। यानी लेकिन ई नॉट में आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू नहीं डाल सकते, इसलिए कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा सिस्टम इंटरनेशनल वाली यूनिट इस्तेमाल करते हैं। यानी आप इसमें क्या पुट करेंगे, अगर मुझे ई नॉट ओवर HC चाहिए, सो ई नॉट की वैल्यू है आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास, ये ई नॉट ओवर HC की वैल्यू देख रहे हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एंड इंटू
द स्पीड ऑफ लाइट c विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने वैल्यूज़ डाल दी, लेकिन अब ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन, अब ये नीचे जो आपकी वैल्यूज़ हैं ये आपने ऐसा ही यूनिट्स में लिखी हैं, तो ऊपर जो आप एनर्जी की वैल्यू लिख रहे हैं वो भी आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में लिखेंगे। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, एज यू नो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में पहले कन्वर्ट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप 13.6 को इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, एंड देन यू कैन डिवाइड, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप लगा सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू लगा सकते हैं। जब ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आना चाहिए विच इज़ 1.0, और आता भी है 1.0974 × 10⁻7 पर मीटर, बिकॉज ये रेडबर्ग कांस्टेंट 1 वेवलेंथ के इक्वल है ना, सो इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आप रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये जो आपने यानी 1/λ इज इक्वल टू E0/hc की जगह आप लगा सकते हैं RH विच इज़ रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/p² माइनस 1/n²। P इज़ द लो एनर्जी स्टेट एंड N इज़ रिप्रेजेंटिंग द हाई एनर्जी स्टेट। यहाँ से इस ये जर्नल फार्मूला जो आपने हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए निकाला है, यहाँ से आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज को वैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें P इज इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, जैसे ये साइड पे आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 के लिए यू कैन गेट द लेमन सीरीज, और ये जो लेमन सीरीज है उसमें N जो है फिर जो हाई एनर्जी स्टेट है वो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन इन्फिनिटी तक आपकी हाई एनर्जी स्टेट हो सकती है। P जो है लेमन सीरीज के लिए वो 1 होगा, और उसके बाद हाई एनर्जी स्टेट जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। इसी तरह जब बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है फ्रॉम P इज इक्वल टू 2, यानी इधर आप P इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और उसके बाद जो इसकी हाई एनर्जी स्टेट होगी यानी आप N की वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं 3, 4, 5 अप 6 अप टू सोन। यानी लेमन सीरीज के लिए हाई एनर्जी स्टेट 2 से स्टार्ट होगी, लेमन सीरीज की अपनी जो लो एनर्जी स्टेट है P वो 1 है, लेकिन उसके बाद जो उसकी हाई एनर्जी स्टेट है वो 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन है। इसी तरह बाल्मर सीरीज के लिए जो लो एनर्जी स्टेट है वो जो उसका P है वो आप 2 पुट करेंगे, और उसके बाद जो उसका हाई एनर्जी स्टेट्स हैं वो 3, 4, 5 अप टू सोन, उसके आगे से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह पास्टन सीरीज जो है वो उसकी जो लो एनर्जी स्टेट है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम P इज इक्वल टू 3, और उसकी जो हाई एनर्जी स्टेट्स हैं वो 4, 5, 6, 7 अप टू सोन। इसी तरह आपकी जो ब्रैकेट सीरीज है वो P इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगी। ठीक है, P इज इक्वल टू यानी उसकी जो लो एनर्जी स्टेट है वो P इज इक्वल टू 4 होगी फॉर द ब्रैकेट सीरीज, और उसकी जो हाई एनर्जी स्टेट है वो 5, 6, 7 अप टू सोन होगी। इसी तरह जो आपकी फंड सीरीज है वो उसकी जो लो एनर्जी स्टेट है वो P इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद उसकी जो हाई एनर्जी स्टेट है वो 6, 7, 8 अप टू सोन। यानी ये आपके 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, और वो तमाम सीरीज आप इस एक ही जर्नल फार्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। इसी तरह बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू सोन, बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4, 5, 6 अप टू सोन, बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 4 एंड N इज इक्वल टू 5, 6, 7 अप टू सोन, बाय पुटिंग P इज इक्वल टू 5 एंड N इज इक्वल टू 6, 7, 8 अप टू सोन। यानी जो P की वैल्यू होगी, P की एक ही वैल्यू होगी और N की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उसके आगे से स्टार्ट होंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज है आपकी ये सारी। लेमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आपको ऑब्जर्व होती है। आपकी जो बाल्मर सीरीज है सबसे पहले ये वाली सीरीज ऑब्जर्व की गई थी क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर होती है। पास्टन सीरीज जो है वो आपकी इंफ्रारेड रीजन में होती है, और उसके बाद जो ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज हैं ये दोनों फार इंफ्रारेड रीजन में जो है ये ऑब्जर्व की जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम स्पेक्ट्रल सीरीज आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस एक ही फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो आगे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम इसको करेंगे वो हमें बताएंगे कि हमने कौन सा लो एनर्जी स्टेट हमारी क्या होनी चाहिए, तो उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज जो है इधर वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 20.1 विच एग्रीज वेल विद द लेटेस्ट मेजर्ड वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये जो वैल्यू थी ये
मेजर्ड वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ एग्री करती थी। इक्वेशन 20.17 रिड्यूसेस टू द एम्पिरिकल रिजल्ट डिराइव्ड बाय रेडबर्ग एंड गिवन बाय इक्वेशन 20.1, यानी जो आपने शुरू में इक्वेशन देखी थी उसके साथ ये बिल्कुल जो है ये एक्सपेरिमेंटली और एम्पिरिकली दोनों तरह से ये सही साबित हो रही थी। प्रोवाइडेड दैट वी सब्स्टिट्यूट P इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। P इज इक्वल टू 2 का मतलब है ये पहले सबसे पहले ये बाल्मर सीरीज में देखी गई ना विजिबल रीजन के अंदर, तो उसके लिए जो है ये देखी गई थी सबसे पहले, और उसके लिए n जो है वो फिर 3, 4, 5 अप टू सो ऑन था। द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन आर शोन, ये इन्होंने दिखाए हैं। आपने ये एनर्जी लेवल्स को भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इस एग्जाम्पल की तरफ आ जाएंगे, आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल नंबर 20.1, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का मतलब है n इज इक्वल टू 1, जो पहला ऑर्बिट है। आपने कल ये फार्मूला पढ़ा, ये जब आपने ये जो अपनी क्योंकि हमने कहा था कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। जब आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जीज के बारे में पढ़ा था तो मैंने तब आपको बताया था कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड रेडियाई के टॉपिक के एंड पे हमने देखा था ये वाला, कि ये दिस इज द इक्वेशन, कि जब आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और ये किसके इक्वल थी, Vn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH। नो, चूंकि हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो यू कैन पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस फार्मूला, और इसमें आपने n इज इक्वल टू 1 डाल दिया। बाकी सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज k इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये आपने इसको वैल्यूएट करना है, और जब आप इसको, ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज उन्होंने आपको बताई हैं, जब आप इसको वैल्यूएट, और आपको आनी चाहिए। देखें आपको डाटा में कुछ भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, इसका मतलब है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप इधर पुट करेंगे और वहाँ से आप उसकी V1 का मतलब है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आज का टॉपिक था आपका। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको कहीं से समझ ना आए या कोई मसला हो तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.